हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओनली की न्यू सीरीज जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं 29 मई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यू के माध्यम से। द हिंदू प्लस पीआईबी की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, किस तरीके से प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर, यूपीएससी के अंदर, आरआरबी, जेई, कोई भी जो अपने एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, वो आपको मैं इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे टोटल हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसके बाद आंसर को देखना है एंड देन फाइनली हम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में चीज बताना है कि आपके टोटल कितने करेक्ट हुए हैं। 10 आउट ऑफ कितने नंबर आए हैं आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की न्यूज़ देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग रीड करिए मेरे साथ। ही वॉज pupil ऑफ अवनींद्र नाथ टैगोर। अब देखिए यहाँ पे जो है एक तरीके से ही वॉच मतलब एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किसी पर्सन के बारे में बात की जा रही है। इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी पर्सन के बारे में बात की जा रही है, वो पर्सन कौन है आपको उसको पहचानना है। तो उसे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी रहेगी, अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के उस पर्सन को पहचान सकते हैं। अब वो पर्सन किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। और इस तरीके से आपको लगता है कि ये स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से है, करंट अफेयर से उठ के आया है। तो किस तरीके से लिंकेज आप देख पा रहे होंगे कि करंट अफेयर्स की लिंकेज जो है स्टैटिक पोर्शन से किस प्रकार से है, वो चीज हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। यही सारी चीजें होती हैं जो एक गाइडेंस में आपको पता चलती हैं। जनरली क्या होता है, हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहते हैं, अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही हैं उसको लिंक करके प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए आपको, he was a pupil of Abindranath Tagore and known as the Indian style of painting to mark the 1930 occasion of Mahatma Gandhi's arrest for protesting the British tax on salt. He created a black and white linocut print of Gandhi walking with staff. It became the iconic image of the non-violence movement. He was, आप देख रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा एक पिक्चर जो है बनी रहती है आपके बुक्स वगैरह एनसीईआरटी के पीछे, आप लोगों ने देखा होगा पीछे गांधी जी आगे चल रहे हैं, सत्याग्रह का आंदोलन, पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो जो एक गांधी जी को पिक्चर है ना, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, आपको बताना है वो कौन है। यहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी राम किंकर भाईजी, सी नंदलाला बोस, डी बिहोर राम मनोहर सिन्हा। तो कौन से हैं इसमें आपको बताना है। चलिए हम देख लेते हैं, आंसर की ओर मूव करते हैं। आप लोगों ने आंसर दे चुके होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे हैं ऑप्शन सी, दैट मीन्स कौन है, नंदलाला बोस। अब देखिए नंदलाला बोस के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। नंदलाला बोस वॉज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर 1882 में ये बॉर्न हुए थे। मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से रिलेट करते हैं, खरगोनपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। तो बिहार के रहने वाले हैं। पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली कि कहाँ के रीजन के रहने वाले हैं, तो ये बिहार के रहने वाले थे। ऐसे यंगेस्ट आर्टिस्ट नंदलाला बोस डीपली इन्फ्लुएंस बाय द मिनरल्स ऑफ द अजंता केव। इस तरीके से ये क्या हुआ, थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए इन सारी चीज़ों से, जहाँ पेंटिंग्स वगैरह हो गई, इन सारी चीज़ों से इन्हें काफ़ी, और इनको काफ़ी इंडियन कल्चर के अंदर पुरस्कार वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिले। तो ये एक बार आप देख सकते हैं चाहे तो 1930 का जो ओकेशन था, महात्मा गांधी जी जब अरेस्ट किए गए थे प्रोटेस्ट करते वक्त, जब टैक्स ऑन द सॉल्ट में, सॉल्ट के ऊपर जो सत्याग्रह आंदोलन था, तो उसके तहत जो है यहाँ पे ये चीज़ लेके आई गई थी। तो ये पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। अब ये नंदलाला बोस जी हैं, आप इनकी फ़ोटो भी एक बार देख सकते हैं जिससे आप पिक्चराइजेशन कर पाएँ अपने माइंड में कि ये किस तरीके से दिखते हैं। देखिए कभी भी किसी पर्सन की बात की जा रही हो, अगर उसकी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है तो हम उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो आप
आई थिंक कि आप लोग अब नंदलाला बोस को नहीं भूलेंगे। अब इन्हें एक बार पिक्चर आप लोग ने देख ली है तो आप जरूर इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। देखिए ये यहाँ पे बहुत सारी इनकी बताया गया है कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कहाँ से क्या किया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, तो आप एक बार देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको रीड भी कर सकते हैं। 16 अप्रैल को उनकी डेथ हुई थी 1966 में कलकत्ता के अंदर। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो एक बार आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। PDF PPT में अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर ही देता हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वो पिक्चर है जो इन्होंने बनाई थी, बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। महात्मा गांधी जी की ये पिक्चर है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पुरंदरा दास। अब देखिए पुरंदरा दास कौन है? ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण, पहला ऑप्शन है। ही फॉट द एविल्स ऑफ कास्टिज्म थ्रू हिज सॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ त्यागराज। अब हम देखते हैं कौन सा इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 एंड ऑप्शन डी 1 and 3। कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए आप लोग। हम बढ़ते हैं आगे। आंसर हमारा ए है, दैट मीन्स 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। पुरंदरा दास जी जो हैं 1484 के हैं, जन्मे हुए हैं, और 1564 मतलब बहुत पुराने जमाने के। वॉज अ हरिदास ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सन। तो ये जनरली क्या है, कृष्णा जी से मतलब एक तरीके से कृष्ण जी के एक भक्ति रस से गाने वगैरह गाते थे, भजन गाते थे, नारायण को पूजते थे। तो कृष्णा के पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी थे। तो इन्हें आप कह सकते हैं जो अपने गानों के माध्यम से कास्टिसिज्म जो चीज़ है उसको जो है कम करते। तो जब भी कास्टिसिज्म की बात हो रही हो, पुरातत्व की बात हो रही है, इन सारी चीज़ों की बात हो रही हो, तो आप इनका जिक्र जरूर से जरूर कर सकते हैं। अब इनकी फोटो आप लोग देख लीजिए, ये हैं वो हमारे महान। तो आप इनका जरूर एक बार देख सकते हैं। तो फोटो इनकी एक बार देख लीजिए, इससे आपकी पिक्चराइजेशन हो जाए। तो यही सारी चीज़ थी। अब देखिए त्यागराज एक वर्ड था स्टेटमेंट थर्ड के अंदर। 1776 से 1847 was a renowned composer of Carnatic music, a form of Indian classical music। तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक फॉर्म है। कार्नेटिक म्यूजिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो म्यूजिक होता है, इंडियन स्टाइल एक होता है, कार्नेटिक म्यूजिक होता है। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक पार्ट है। तो ये आपने जनरली हाई इन्फ्लुएंसेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन, त्यागराज एंड द कंटेम्प्रेरी श्याम शास्त्री, ये जो है, और दीक्षातर। तो ये सारे इनके यहाँ पे जो है करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन इंडिया द भारत स्टेज इमिशन BSES, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स, BSES एंड द टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन आर सेट बाय। BSES का जो टाइमलाइन इम्प्लीमेंटेशन है वो किसके द्वारा सेट किया जा रहा है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पॉलिसी इंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दीजिए। एनर्जी के साथ रहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि भारत स्टेज मिशन से आप समझ रहे होंगे पॉल्यूशन वगैरह को कर्व करने के लिए जनरली ये चीज लेके आया गया है, बदलाव लेके आया गया है। तो भारत स्टेज मिशन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जाएगा। तो जनरली यही सारी चीज इसके अंदर बताया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मैं आपसे कई बार सेशन में डिस्कस करता हूँ कि जो मिनिस्ट्री होती है हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ। हीट वेव किसे कहते हैं आपको बताना है। यहां पे 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा टेक्निकल यहां पे आपको लगेगा, तो जरूर से इसको याद रखना है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो हम कर ही क्या सकते हैं, आपको याद करना ही पड़ेगी, टेक्निकल चीजें हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन रीचेस एट लीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन। जो प्लेन एरिया से अगर उसका टेम्परेचर 40 से ज्यादा हो जाता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑप्शन बी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 37 डिग्री, कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाए मोर फॉर कोस्टल स्टेशन के लिए।
कोस्टल एरियाज के लिए। और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 30 डिग्री फॉर मोर हिली रीजन। जो बहुत ज़्यादा हिली रीजन है वहाँ पे अगर 30 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है तो हीट वेव्स हम वहाँ पे कहने लग जाएंगे, या फिर ऑल द अबव। देखिए जनरली इस तरीके से स्टेटमेंट में जब भी ऑल द अबव आए तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, हर जगह काम नहीं होती है, पर ऑल द अबव आंसर जनरली होता है। तो यहाँ पे ऑल द अबव आपको लगा के आना है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो है गिवन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया वही सारे क्राइटेरिया इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन शेयर बॉर्डर विद सोमालिया। अब देखिए सोमालिया काफी न्यूज में है, द हिंदू के एनालिसिस में भी हमने देखा हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा नेशन इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। प्रीवियसली ऐसे क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं, सीज वगैरह से रिलेटेड, कौन सा सी के बॉर्डर कहाँ है, ब्लैक सी हो गया, इस तरीके से मेडिटेरियन सी हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है कंट्रीज के बॉर्डर पूछे जाते हैं। तो आपको बार बार मैप को देखना है। ये चीजें तो हैं जो मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं आप लोगों से। देखिए ये चीजें जनरली आप बुक्स में पढ़ते वक्त नहीं मिलेगी, आपको यहीं से इसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये मेरी कोशिश है, इसलिए मेरा ये एक न्यू इनिशिएटिव है जो आपको चेंज करना है। आपको यहाँ पे जो एक आदत पड़ गई ना कि बस आप पढ़ते जा रहे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ये प्रैक्टिस का सेशन हो जाएगा। तो ये आपको बताना, केन्या, डिजोबुती, रिटिका, इथोपिया कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन A, B, C, D। आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनना है, वीडियो को पॉज करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है और फटाफट इसका आंसर बताना है। चलिए आंसर की ओर मूव करते हैं। ऑप्शन C द करेक्ट आंसर देखें 1, 2 एंड 4। और हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सोमालिया शेयर द बॉर्डर विद 3 कंट्री। सोमालिया जो कंट्री है वो न्यूज में, इसलिए इसके क्वेश्चन पूछ लिया गया। याद रखना, देखिए आज कम से कम इस सेशन से आप ये स्टेट तो याद करके ही चाहिए इसको। ये कंट्री के साथ जिसका बॉर्डर है, कम से कम एक पॉइंट तो आप याद करके जाइए, इसका फायदा उठा के जाइए कि इसका जो बॉर्डर शेयर करता है वो 3 कंट्री से करता है। कौन कौन सी कंट्री हो गई? केन्या, डिजोबुती एंड इथोपिया। द कंट्री आल्सो शेयर द बॉर्डर विद गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन के शेयर करता है एंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। ये आपको, अगर ये इंडियन ओशन है तो ये नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। एंड Guadalquivir channel to the east which separate the country from Socotra। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोमालिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है सोमालिया जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है। अब देखिए ये हो गया केनिया से बॉर्डर शेयर करता है, जनरली आपको पता होगा। यूथोपिया से कहता है, इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका का हॉर्न कहते हैं एक तरीके, जहाँ पे सींग निकली हुई है। तो आपको सींग जैसे सोमालिया, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंडियन ओशन रीजन है और ये सोमालिया हो गया, यूथोपिया हो गया। अब देखिए ये डिजोबुती है जो छोटे से कंट्री है यहाँ पे कोटे पे, तो ये डिजोबुती है। और ये आपको याद रखना, इरिटिका जो है, ट्रिया जो है यहाँ पे ये अलग है, जिसे डिजोबुती शेयर करता है ना कि सोमालिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कम से कम ये क्वेश्चन तो आप याद कर लीजिए कि सोमालिया जो करता है शेयर करता है बॉर्डर विद 3 कंट्रीज, केन्या, डिजोबुती और इथोपिया। तो KDE इस तरीके से आप कुछ भी आप न्यूमोनिक्स अपना बना के याद रख सकते हैं। द कंट्री ऑल्सो शेयर द बॉर्डर गल्फ ऑफ एडन से शेयर करता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई होगी। ANITA एक तरीके से अनीटा लिखा हुआ है। अनीटा समटाइम मेंशन इन द न्यूज, इट इज एन, क्या है ये चीज? क्या ये स्पेस रोबोट है? क्या ये सम साइंटिफिक बैलून है फ्लाइंग ओवर एंटार्क्टिका? देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हल्का सा न्यूज में रहते हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होते हैं। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी क्वेश्चन जो है इतना डीपली नहीं पूछा जाता। तो जस्ट आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो आप वहां पे आंसर सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये चीजें होती है कि क्या आपने वो चीज थोड़ा ध्यान से पढ़ा है या नहीं, बस इतना। ऐसा नहीं कि आपको इसको डिटेल में जाना है, बस आपको पता होना चाहिए ये चीज क्या है। अगर ये मैं बात कर रहा हूँ ANITA, आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इसने वहाँ वो पोर्शन को छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। लेकिन आपने जनरली पढ़ा ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, वो जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको जनरल पता होना चाहिए ये चीज है क्या। तो क्या है ये? स्पेस रोबोट है, या सम साइंटिफिक बैलून फ्लाइंग ओवर द एंटार्क्टिका है, या रेडियो टेलीस्कोप है, या फिर सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, सॉरी। तो ये आपको बताना। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। क्लियर? व्हाट इज एक तरीके से एनीटा क्या है?
डिजाइन बाय नासा, नासा के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। द एनीटा इंस्ट्रूमेंट इज अ रेडियो टेलीस्कोप विच इज यूज टू डिटेक्ट द अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनो फ्रॉम द साइंटिफिक बैलून फ्लाइंग ओवर एंटार्क्टिका। जो एंटार्क्टिका से, अब देखिए सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि जो एक तरीके से साइंटिफिक स्टडी करेगा न्यूट्रिनो की कॉस्मिक रेस की जो हाई एनर्जी से बैलून से फ्लाई ओवर द एंटार्क्टिका के ऊपर फ्लाई होते हैं। And it is the first NASA observatory for the neutrino of any kind। तो पहले टाइप का इस तरीके से ऑब्जर्वेटरी है, टेलीस्कोप है जो ऑब्जर्व कर रहा है न्यूट्रिनो को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर रेडियो एंटीनास जो है अटैच है, हीलियम बैलून विच फ्लाइज ओवर द एंटार्क्टिका IC 37,000 मीटर, ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चलते हैं। अब देखिए न्यूट्रिनो की हमने जिक्र किया तो अब क्वेश्चन भी न्यूट्रिनो से रिलेटेड आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो की स्पेशल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो आपको ये आइडिया होगा न्यूट्रिनो क्या होता है। न्यूट्रॉन, आपने न्यूट्रॉन पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, आपने प्रोटॉन पढ़ा होगा। तो अगर ये जनरल साइंस की चीज़ें हैं 9th और 10th के अंदर भी दी गई हैं, तो अगर आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है तो आपको ये चीज़ आइडिया होगी क्या है। न्यूट्रिनो मासलेस होता है क्या, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्या ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करता है। तो आपको इनमें से आंसर बताना है कौन सा सही है। तो हमारा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ये मासलेस होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, न्यूट्रिनोस आर द एलिमेंट्री दैट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कि न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल से ही निकलता है एक तरीके से, एंड इंटरेक्ट ओनली विद वीक इंटरेक्शन। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं रहता है, ये वीक इंटरेक्शन रहता है। ये आपको याद रखना, क्योंकि क्या रहता है ये चेंज होता रहता है जनरली टाइम के साथ। यहाँ पे न्यूट्रिनो से इलेक्ट्रो, यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उसमें चेंज होता रहता है। एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 डिफरेंट सो कॉल्ड फ्लेवर्स, तो अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स में एग्जिस्ट करता है। ऑलमोस्ट मासलेस होता है कि कोई भी चीज़ मासलेस एग्जिस्ट नहीं करती जनरली, लेकिन हम इसे मासलेस बोलते हैं क्योंकि इसका वेट इतना कम होता है। आप सोचिए न्यूट्रॉन्स का वेट कितना कम होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स का, उसके अंदर ये चीज़ पाया जाता है, मतलब उससे मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिनोस होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना ये कम हो गया। उसके अंदर भी डिवीजन अगर हम कर देते तो बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल मासेस कंपेयर टू द अदर फेर्मियंस। Since neutrinos are the massive and mixed neutrinos oscillate among the different flavors। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ओपन स्टेबल बर्निंग कैन emit which of the following toxic pollutants इन द एटमॉस्फेयर। जो ओपन स्टेबल बर्निंग करते हैं, जो खेतों में एक तरीके से जो जलाते वक्त आपने देखी होगी फसलें जो हैं, जब फसलें कट जाती हैं उसके बाद स्टेबल जो बचता है उसको जलाते हैं। तो जो ओपन स्टेबल बर्निंग होती है उससे कौन से पॉल्यूटेंट गैस निकलती हैं आपको बताना है। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली आपको पता होगा मीथेन, तो अगर कोई चीज़ इस तरीके से जला रहे हैं, अगर मैं कभी पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहा हूँ तो मीथेन तो आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इंक्लूड हो जाता है। देखिए 1 और 2 तो इंक्लूड हो चुके हैं, मतलब 1 और 2 तो ऑप्शन में है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो ये अभी आपको याद रखना है। डी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जल रहा है तो मे पॉसिबल कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है निकले वहां से, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो आंसर देखते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। और हमारा यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं गैस भी सही था। गैस हमें इस तरीके से भी लगाना है कि गैस इंटेलिजेंस केस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर आपने लगा दिया भैया जय श्री राम चौथा नंबर का सही होगा, तो ऐसा नहीं। आपको इंटेलिजेंस गेस लगाना है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, आपको वहां पे अपने नॉलेज के अनुसार गेस करना है। तो ये हार्मफुल गैसेस से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ से निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। पुनिटस सैंक्टस इज अ फ्रेश वाटर फिल्स ऑफ द फैमिली दिया गया, इसका हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन, ये कहाँ डिस्कवर किया हुआ है। PIB के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था इसके ऊपर। देखिए अब डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा बिल्कुल, वो फटाक से आंसर इसका लगा देंगे। तो अब ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। वहां मैंने ये चीज बताया था, वहां देखिए मैंने 2 से 3 फैक्ट बताए थे किस स्टेट के अंदर है और रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, इसका साइज क्या है और ये क्या है वो चीज़ बताया था। तो ये फिर से
कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, कितना इसका साइज है, क्या 3 या 4 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे बताई। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वो सारी चीज़ें वो देखिए। देखिए 5 से 10 मिनट का सेशन होता है, फटाफट देख के खत्म कर सकते हैं, एक बार आप देख लीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। तो सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जरूर से जरूर देखना है उसको। तो यहाँ पे आंसर है हमारे, यहाँ पे देखिए ये फिश है, आप इस फिश को एक बार देख सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ा सा चीज़ें इंक्रीज हो जाए, आप चीज़ों को पहचानना सीख जाएं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये तमिलनाडु के अंदर डिस्कवर हुआ था। वेलंकन्नी जो है तमिलनाडु के अंदर जो है डिस्कवर्ड हुआ था। तो फैमिली ऑफ कैप्रेनिनी कैप्रिनिडाई ऐसा कुछ अजीब से लिखा हुआ है। 7 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड प्रोटोसेबिलिटी, माउथ, पेयर, मैक्सिली बार, बस ये सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 7 सेंटीमीटर याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट के अंदर डिस्कवर्ड हुआ है, बस, और इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो प्लेस दिया गया है जुबालैंड सोमालिया, मोगाडिशु केनिया, मोम्बासा यूथोपिया। देखिए हमने इसको डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो अगर आपने वो देखा हुआ है तो जरूर से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 only, ऑप्शन सी 2 and 3 एंड ऑप्शन डी 1, 2 and 3। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, जुबालैंड इज एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ साउथर्न सोमालिया। तो साउथर्न सोमालिया का ये एक ऑटोनोमस रीजन है, इसको आपको याद रखना है। ये देखिए जुबालैंड, यहाँ पे केनिया है, यहाँ पे सोमालिया है, ये इथोपिया हो गया, और ये तो इंडियन ओशन आपको पता ही होगा। तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो अब ये देखिए मोम्बासा की मैं जो बात कर रहा था, वो मोम्बासा यहाँ पे है केनिया के अंदर, तो इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और किस्मायो इधर है जुबालैंड में, तो मोंगादिशु यहाँ है सोमालिया के अंदर। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखना है। बस आप देखते रहेंगे ना तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये कुछ हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर कुछ चीज़ है आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें कभी भी रटी नहीं जाती हैं, इसको आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के उसको याद कर रहे हैं, आपको यही सेशन को देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। अब रोज कुछ ना कुछ आएगा, हम एक बार 2 बार कभी पीआईबी में हिंदू के अंदर डिस्कस करेंगे, कभी करंट अफेयर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। 1 2 बार 3 बार आप रिवीजन जब हो जाएगा ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको लेक्चर को शेयर करना है, लाइक करना है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। मैं बार बार इस चीज़ों को बोलता हूँ कि आपको करना है ये सारी चीज़ें। देखिए बहुत सारे लोग जो है शेयर भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय निकाले और ज़रूर से इसको शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में, रिकॉर्ड करने में, फिर उस चीज़ को अपलोड करने में, तो बहुत सारी मेहनत रहती है उसके पीछे। तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी है और लेक्चर को शेयर करना है, जिससे प्रॉफिट आप लोगों का ही होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ ऐसा पर्सनली प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोगों का ही प्रॉफिट होगा। आप लोग ज़्यादा सीख पाएंगे, ज़्यादा एक बेहतर कमेटी आप लोग बना पाएंगे। कल को अगर काफ़ी लोग मिल के रिक्वेस्ट करते हैं कोई नई चीज़ के बारे में, तो हम वो चीज़ भी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल करवाएंगे। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो बताया जाएगा। अगर कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स है, अगर आपको कोई चीज़ मटेरियल अवेलेबल करवाना है या कुछ भी चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी इसके अंदर। कोई भी चार्ज किसी भी प्रकार का कभी भी नहीं लिया जाएगा, ये मेरा वादा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक फैलाते रहिए।